मेरा बेटा स्कूल से आता और नौकरानी के साथ चिपका रहता, जो उसके खाने पीने और पढ़ाई का ख्याल रखती थी। एक दिन पति जल्दी घर आ गए तो मुझे सोते हुए देखकर बोले, अपने बेटे का ख्याल खुद रखा करो, तुम उसे नौकरानी के भरोसे छोड़कर सोई रहती हो, कहीं वो बिगड़ ना जाए। मगर मैंने पति की बातों को अनदेखा कर दिया। एक दिन दोपहर में मैं ऐसी चलाकर सो रही थी कि अचानक बिजली चली गई। मैं कमरे से बाहर आई तो स्टोर से फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने अंदर झांका तो सामने के दृश्य देखकर मैं दंग रह गई, क्योंकि आरो बेटा, आ जाओ मम्मा के कमरे में, मम्मा के साथ सो जाओ, अभी बाहर खेलने के लिए मत जाना, बहुत गर्मी है। मेरा बेटा स्कूल से वापस आया था, यूनिफॉर्म में पसीना पसीना था। चेहरे पर थकान साफ थी, मगर आंखों में वही बचपन की शरारत मौजूद थी। वो बैग एक तरफ रख कर हाथ मुंह धोने गया था। फ्रेश होकर निकला तो खाना खाया। वो आज ज़्यादा चुप था, शायद गर्मी ज़्यादा लग रही थी। खाना ख़त्म करते ही मैंने उसे अपने पास बुलाया ताकि माँ बेटा दोनों कुछ देर आराम कर सकें। मेरा ख्याल था कि हम दोनों लेट जाएंगे और मैं अपने सर के दर्द से कुछ राहत पा सकूंगी। तब तक सुधा किचन समेटकर शाम के खाने की तैयारी शुरू कर देगी। मेरा सर बुरी तरह दुख रहा था, आंखें भारी थीं, शरीर में सुस्ती भरी हुई थी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं उठकर किचन में जाऊं। मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसे की रेल पेल थी, हर काम के लिए सहायिका रखी हुई थी। सफाई अलग, कपड़े धोने वाली अलग, बर्तनों वाली अलग। लेकिन मुझे हमेशा से यही पसंद था कि खाना अपने हाथ से बनाऊं। मेरे पति कई बार कहते थे कि एक अच्छी सी कुक रख लो, मगर मैं हर बार टाल देती थी। मुझे अपने पति और बेटे के लिए खुद खाना बनाना पसंद अच्छा लगता था। इसमें मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। इसके अलावा मुझे घर का कोई काम खास पसंद नहीं था। मैं एक व्यस्त औरत थी। सोशल पार्टीज़, दावतें, शॉपिंग, क्लब मीटिंग्स, इन सब से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। खाली समय में मैं कभी टीवी देखती, कभी मोबाइल इस्तेमाल करती, कभी दोस्तों से लंबी फ़ोन कॉल्स कर लेती और फिर तक थक कर सो जाती थी। एक तरह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा आराम पसंद हो चुकी थी। मैं खुद को व्यस्त कहकर माँ होने की बहुत सी जिम्मेदारियों से भी भाग जाती थी। आरव ने खाना खाकर खड़े होते हुए कहा, नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ नहीं सोना, मुझे सुधा के साथ ही रहना है। वो किचन में काम करेगी तो मैं बाहर लाउंज में टीवी देखता रहूँगा और उसके फ्री होने का इंतज़ार कर लूँगा। इसके बाद उसी के साथ खेलूँगा। आरव की ये बात सुनकर मेरे दिल में हल्की सी ठेस उठी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो बेफिक्री से खड़ा था, जैसे उसने कोई मामूली बात कह दी हो, मगर मेरे लिए वो बात मामूली नहीं थी। मैंने मुंह बना लिया। मेरे बेटे को मेरे साथ सोना अच्छा नहीं लगता था। वो मुझसे ज़्यादा मेरी नौकरानी के करीब था, और वो उसके करीब होता भी क्यों ना। आखिरकार वही इसका ज़्यादा ख्याल रखती थी, वही इसे नहलाती थी, वही इसे कपड़े पहनाती थी, वही इसे खाना खिलाती थी, वही इसके कपड़े धोती थी। वो रोता था तो वही इसे चुप करवाती थी। मेरे पास वो कम ही आता था, और अगर आ भी जाता तो ज़्यादा देर नहीं ठहरता था। वो मुझसे चुप ही नहीं होता था, मेरी गोद में आकर भी बेचैन रहता था। आरव की पसंद नापसंद के बारे में मुझसे ज़्यादा सुधा को पता था। वो जानती थी कि इसे कौन सा खाना पसंद है, कौन सा कार्टून अच्छा लगता है, कौन सा खिलौना इसे ज़्यादा खुश करता है। ये सब देखकर मुझे दिल ही दिल में चुभन सी महसूस होती थी। मैंने आरव को परमिशन दे दी, मगर दिल भारी हो गया। वो खुशी खुशी बाहर निकल गया। मैं बिस्तर पर लेट गई। पंखा तेज़ चल रहा था, मगर फिर भी गर्मी कम महसूस नहीं हो रही थी। मेरे सिर में दर्द की लहरें दौड़ रही थीं। मैंने आंखें बंद की, मगर नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बार बार आरव का वाक्य गूंज रहा था कि मुझे आपके साथ नहीं सोना, मुझे सुधा के साथ रहना है। ये शब्द मेरे दिल में कहीं उतरते जा रहे थे। मैं खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि बच्चे ऐसे ही होते हैं, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। कुछ दिन बाद एक शाम में मैं और मेरी कुछ दोस्त एक और दोस्त की तरफ से डिनर पर आमंत्रित थे। हम सब तैयार होकर वहाँ पहुँचे। डाइनिंग टेबल पर खाने सजे हुए थे, हंसी मजाक चल रहा था, बातचीत का केंद्र बच्चे बन गए। हमारी एक सहेली अपने बच्चे को बुखार होने की वजह से नहीं आ सकी थी। हम सबको इसका दुख था। एक दोस्त ने कहा
कि काश वो आ जाती। सिर्फ कुछ घंटों की ही तो बात थी। बच्चे को किसी और नौकर के हवाले कर देती, कुछ पैसे ज़्यादा दे देती तो नौकरानी खुशी से ख्याल रख लेती। हम अक्सर ही ऐसा करते हैं, कोई व्यस्तता हो तो बच्चों को नौकरों के हवाले करके आ जाते हैं। मैंने सबकी हाँ में हाँ मिलाई, फिर ना जाने क्यों मेरे दिल की बात ज़ुबान पर आ गई। मैंने कहा, ऐसा करने से बच्चे ज़्यादातर नौकरों के ही करीब हो जाते हैं और माँओं से दूर होने लगते हैं। अब मेरे बेटे को ही देख लो, मुझसे ज़्यादा मेरी नौकरानी सुधा के करीब है। माँ की दूरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सुधा एक दिन छुट्टी कर ले तो मेरे बेटे की जान पर बन जाती है। मैंने ये बात दुखी अंदाज में कही। मेरे अंदर की हसरत खुद ब खुद बाहर आ गई। मेरी बात सुनकर सब सहेलियां हंस पड़ीं। एक दोस्त बोली, भगवान का शुक्र करो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे कहीं आने जाने की राह में रुकावट नहीं बनता। वो नौकरानी के साथ ज़्यादा अटैच है, तुम आज़ादी से कहीं भी जा सकती हो। हमसे पूछ कर देखो, हमारे बच्चे गले फाड़ फाड़ कर रोने लगते हैं अगर हम कहीं जाने का सोच भी लें। उसकी बात में सच्चाई थी। मैंने सर हिलाया। मैंने कहा, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बच्चे को अपनी माँ के ज़्यादा करीब होना चाहिए। मैं अपने दिल की बात रोक ना सकी। तब सब सहेलियाँ मुझे समझाने लगीं, कहने लगीं, अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ज़्यादा करीब नहीं है तो इसमें भी तुम्हारा ही फ़ायदा है। तुम जहाँ चाहो आसानी से जा सकती हो। हमें देख लो, हमारे बच्चे ना हमें चैन से तैयार होने देते हैं, ना बाहर निकलने देते हैं। हर टाइम हमारे साथ चिपके रहते हैं। तुम तो लकी हो कि तुम्हारा बेटा समझदार है और तुम्हें बांध कर नहीं रखता। मेरी सहेलियों ने उस दिन मुझे इतनी अच्छी तरह समझाया कि मेरे दिल से बहुत से डर और चुभन खत्म हो गई। मैं वाकई इस बात पर सोचने लगी कि शायद वो ठीक ही कह रही हैं। अगर मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा सुधा के करीब है तो एक तरह से ये मेरे लिए फ़ायदेमंद ही है। मुझे कहीं आने जाने में कठिनाई नहीं होती, कोई रुकावट नहीं बनती, कोई ज़िद नहीं करता। मैं आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। मगर इसके बावजूद कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक माँ बैठी खामोशी से रो रही थी, जो चाहती थी कि उसका बच्चा उसकी गोद में आकर सोए, उसकी बात माने, उसे ढूंढे। मगर मैंने इस आवाज़ को दबा दिया। मैंने खुद को समझा लिया कि यही बेहतर है। मैंने अपनी अंतरात्मा को ये कहकर चुप कर दिया कि मेरा बच्चा खुश है, बस यही काफ़ी है। और मैं इसी सोच के साथ डिनर की महफिल में मुस्कुराती रही। समय धीरे धीरे बीतता रहा। मेरा बेटा सुधा के ज़्यादा करीब होता चला गया। वो स्कूल से आता तो सीधा उसी के पास जा बैठता था। यूनिफॉर्म बदलने के बाद वो मेरे कमरे में आने के बजाय किचन या स्टोर में सुधा को ढूंढता था। वो जहाँ भी होती आरव वहीं पहुँच जाता था। उसके साथ बातें करता था, उसके साथ बैठकर बिस्किट खाता था, उसके साथ ही टीवी देखता था। मुझे अक्सर एहसास होता कि मेरा बेटा मेरे पास कम और अपनी नौकरानी के पास ज़्यादा समय बिता रहा है, मगर मैंने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। सुधा आरव के खाने पीने और पढ़ाई का पूरा ख्याल रखती थी। वो टाइम पर उसे खाना देती थी, उसके बैग को तरीके से रखती थी, उसकी किताबें साफ करके रखती थी, उसकी यूनिफॉर्म इस्त्री करके रखती थी। सुधा ने बस 10 क्लास पढ़ी थी, मगर अक्ल समझ बहुत थी। उसकी शादी एक निकम्मे आदमी से हो गई थी, जो कामकाज से भागता था, घर का खर्च भी नहीं देता था। इसी वजह से सुधा मजबूर होकर मेरे घर नौकरी करने आई थी, ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। उसकी ज़िंदगी में दुख बहुत थे, मगर फिर भी वो खामोशी से काम करती रहती थी। आरव अभी छोटी क्लास में था। सुधा उसे आसानी से पढ़ा लिया करती थी। वह उसे होमवर्क करवा देती थी, शब्द सही करवाती थी, पैसों लेसन याद करवाती थी, कभी डांट भी देती थी और कभी प्यार से समझाती थी। एक तरह से मेरे सर से ये बोझ उतर गया था कि मुझे बच्चे को ट्यूशन भेजना पड़े या खुद बैठकर पढ़ाना पड़े। मैं निश्चिंत थी कि आरव की पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है। मैं सुधा को इस काम के अलग पैसे भी देती थी। सुधा खुशी खुशी आरव का ख्याल रखती जा रही थी। वो उसे अपना बच्चा समझने लगी थी। कई बार मुझे आरव के व्यवहार में बदलाव महसूस होता था। वो पहले जैसा खिला खिला बच्चा नहीं रहा था। उसकी बातों में गंभीरता आने लगी थी। कभी वो खामोश हो जाता था, कभी बिना वजह जिद करने लगता था, कभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक नज़र आती थी। उसकी कुछ हरकतें ऐसी थीं जिनकी मुझे समझ नहीं आती थी। कभी वो अकेले बैठकर सोचता रहता था,
कभी अपने खिलौनों से बातें करता था, कभी बिना वजह गुस्से में आ जाता था और कभी रोने लगता था। मगर मैंने इन सब बातों को अनदेखा कर दिया था। मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दे ली थी कि मेरी और भी व्यस्तताएं हैं। अगर मुझे बच्चे की एक एक बात का ख्याल रखना पड़े तो फिर मैं नौकरानी को किस बात के पैसे देती हूँ। वो खुद ही इसके व्यक्तित्व में आने वाले बदलावों को संभाल लेगी। मेरा काम सिर्फ पैसे देना था और बाकी सब जिम्मेदारी सुधा की थी। मैंने माँ होने का कर्तव्य धीरे धीरे दूसरों के हवाले कर दिया था। एक दिन मैं दोपहर को सो रही थी। आरव हमेशा की तरह सुधा के साथ था। मैं पूरी रात एक पार्टी में रही थी। पार्टी में खूब हंगामा और रौनक लगी हुई थी। म्यूज़िक चल रहा था, हंसी मजाक हो रहा था। हम सब ने दिल खोल कर आनंद लिया था। लेकिन सुबह तक सब थक चुके थे। एक एक करके सब अपने घरों को लौट गए थे। मैं भी हद से ज़्यादा थक गई थी। रात भर जागने की वजह से शरीर में दर्द और आंखों में बोझ था। मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं बिस्तर पर लेटकर फौरन सो गई थी। मैंने सुधा से कह दिया था कि आरव स्कूल से वापस आए तो उसे खाना खिला देना और होमवर्क करवा देना। आरव की जिम्मेदारी से मुक्त होकर मैं इत्मीनान से सो रही थी। कमरे में पर्दे गिरे हुए थे, पंखा चल रहा था, हल्की हल्की हवा आ रही थी। मैं गहरी नींद में थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाजे की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मेरी नींद बहुत कच्ची थी, ज़रा सी आवाज़ पर टूट जाया करती थी। मैंने अधखुली आँखों से दरवाजे की तरफ देखा। सामने मेरे पति खड़े थे। मैं उठकर बैठ गई, आंखें मसलते हुए उन्हें देखा। मेरे स्वर में नींद और हैरत दोनों शामिल थे। मैंने कहा, आप इस टाइम घर कैसे आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी आवाज़ में चिंता भी शामिल थी। मेरे पति बेड पर मेरे पास बैठ गए। वो मुस्कुरा रहे थे, मगर उनके चेहरे की परेशानी की लकीरें साफ थीं। उन्होंने कहा, सर में दर्द था, इसलिए ऑफिस से जल्दी वापस आ गया हूँ। सोचा था बच्चों के साथ टाइम बिताऊंगा, मगर लगता है तुम थकी हुई हो और सो रही हो। मैंने धीरे से कहा, जी रात भर पार्टी में थी और थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए सो गई थी। मेरे पति कुछ पल खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, आरव कहाँ है? तुम उसे सुधा के पास ज़्यादा मत छोड़ा करो, वो तुम्हारा बेटा है, उसका ख्याल तुम खुद रखा करो। ये क्या बात हुई कि तुम उसे नौकरानी के भरोसे करके सोई रहती हो? कहीं वो बिगड़ ना जाए। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मुझे लगा शायद वो बिना वजह सख्ती कर रहे हैं। मैंने कहा, क्यों, कुछ हुआ है? वो बोले, कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन क्या तुम कुछ होने का इंतज़ार कर रही हो? बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, सिर्फ खाना कपड़ा ही काफ़ी नहीं होता, तुम्हारा ध्यान भी ज़रूरी होता है। उनकी बातों में गंभीरता थी, मगर मैंने दिल से नहीं लिया। मैंने बस उन्हें निश्चिंत करने के लिए कहा, ठीक है, मैं देख लिया करूँगी। मैंने उनकी बात को वहीं ख़त्म कर दिया। दिल ही दिल में मैंने सोचा कि वो बेवजह चिंता कर रहे हैं। आरव खुश है, सुधा अच्छी तरह उसका ख्याल रख रही है, फिर समस्या क्या है? मैं दोबारा तकिए के साथ टेक लगाकर बैठ गई। दिमाग में पार्टी के दृश्य घूमने लगे, दोस्तों की बातें याद आने लगीं, शॉपिंग के प्लान दिमाग में आने लगे। मैं फिर अपनी ही दुनिया में खो गई। माँ होने की जिम्मेदारी का एहसास आया भी तो कुछ पलों का मेहमान बनकर चला गया। मैंने इसे पकड़कर रखने की कोशिश ही नहीं की। मैंने अपनी आसानी को प्राथमिकता दी और इसी में खुद को संतुष्ट कर लिया। एक दिन दोपहर का टाइम था। घर में खामोशी फैली हुई थी। एसी बंद था क्योंकि लाइट जा चुकी थी। कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी। मेरी नींद लाइट जाने की वजह से टूट गई थी। मैंने आंखें खोलीं तो पसीना माथे पर आ चुका था। कमरा बहुत गर्म हो गया था। मैं बिस्तर से उठी, पर्दा हटाया, मगर बाहर भी हवा बंद थी। दिल बेचैन सा हो गया था। मैंने सोचा पानी पी लूं और थोड़ा बाहर जाकर बैठ जाऊं। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो पूरे घर में अजीब सी खामोशी थी। न टीवी की आवाज़ थी, ना आरव के खेलने की। मुझे हैरत हुई क्योंकि आम दिनों में इस टाइम आरव शोर मचा रहा होता था। मैं धीरे धीरे चलती हुई लाउंज में आई, वहाँ भी कोई नहीं था। मैंने किचन की तरफ देखा, सुधा वहाँ भी नज़र न आई। मेरा दिल थोड़ा सा घबरा गया।
मैंने आरव का नाम पुकारा मगर कोई जवाब ना आया। तभी मुझे स्टोर रूम की तरफ से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। फुसफुसाहट जैसी आवाज़ थी। मैं रुक गई। कान लगाकर सुना तो किसी की धीमी आवाज़ में बोलने की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कदम धीरे धीरे स्टोर की तरफ बढ़ाए। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने हल्का सा अंदर झाँका। अंदर का दृश्य देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। सुधा फर्श पर आसन बिछाए बैठी थी। उसके सामने मेरा बेटा आरव बैठा हुआ था। उसके छोटे छोटे हाथ घुटनों पर रखे हुए थे। चेहरा गंभीर था। सुधा धीमी आवाज़ में कुछ समझा रही थी। उसका स्वर नरम था। उसके अजीब सा सुकून था। सुधा आरव से कह रही थी कि बेटा, पूजा भगवान से बात करने का तरीका होती है। जब दिल घबराए तो ईश्वर को याद करते हैं। जब कुछ चाहिए हो तो भगवान से मांगते हैं। जब कुछ बुरा हो जाए तो भगवान से माफ़ी मांगते हैं। आरव ध्यान से सुन रहा था। वो सिर हिला रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। सुधा ने उसके छोटे से हाथ पकड़कर उसे उठाया। फिर हाथ पैर धोने और शुद्धि का तरीका समझाने लगी। वो पहले हाथ धुलवाती, फिर मुंह पर पानी डलवाती और फिर पैर धुलवाती। आरव बचपन की मासूमियत से सब करता जा रहा था। कभी पानी गिरा देता था, कभी हंस देता था। सुधा मुस्कुराकर उसे ठीक करती जाती थी। उसमें ना गुस्सा था, ना झुंझलाहट थी, सिर्फ प्यार था। फिर सुधा ने आसन ठीक किया, आरव को अपने साथ खड़ा किया। वो खुद भी उसके बराबर खड़ी हो गई। सुधा ने कहा, बेटा, ऐसे खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नज़र नीची रखते हैं, दिल भगवान की तरफ लगाते हैं। आरव ने उसकी नकल की। उसके नन्हे हाथ जुड़ गए, सर झुक गया, चेहरा अजीब गंभीरता से भर गया। सुधा ने मंत्र बोलना सिखाया। फिर गायत्री मंत्र के शब्द धीरे धीरे दोहराए। आरव होठ हिलाता रहा। कुछ शब्द गलत बोले, कुछ सही। सुधा धैर्य से ठीक करती रही। वो कभी उसके सर पर हाथ फेरती, कभी उसके कंधे थपथपाती। उसका व्यवहार बिल्कुल माँ जैसा था। प्रार्थना के दौरान आरव कभी इधर देखता, कभी उधर, मगर सुधा हर बार प्यार से उसका ध्यान वापस पूजा की तरफ ले आती। वो उसे सिखा रही थी कि भगवान के सामने खड़े होकर दिल साफ रखा जाता है। झूठ नहीं बोलते, किसी को तंग नहीं करते, किसी का दिल नहीं दुखाते। प्रार्थना के बाद सुधा ने आरव को बिठाया। उसके हाथ प्रार्थना के लिए उठवाए। वो कह रही थी कि बेटा, भगवान से अपने दिल की बात मांगते हैं, मम्मा पापा के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी आदतों की प्रार्थना करते हैं। आरव ने मासूम स्वर में प्रार्थना के शब्द दोहराए। उसकी आवाज़ में बचपन की सच्चाई थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब देखती रही। मेरा दिल अजीब तरह से भरने लगा। मेरे सीने में कुछ टूट सा रहा था। ये सब वो काम थे जो मुझे करने चाहिए थे। ये सब वो बातें थीं जो मुझे अपने बच्चे को सिखानी थी, मगर मैंने सब जिम्मेदारी सुधा के कंधों पर डाल दी थी। सुधा ने प्रार्थना के बाद आरव को सीने से लगाया, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। कहने लगी, बेटा, अच्छे बच्चे वो होते हैं जो भगवान को याद रखते हैं, मम्मा पापा की बात मानते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी को तकलीफ़ नहीं देते, पूजा करते हैं, सफाई रखते हैं, दिल साफ रखते हैं। आरव ने मासूमियत से कहा, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। वो दृश्य मेरे दिल पर गहरा असर डाल रहा था। मेरी आंखों में नमी आ गई। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा सिर्फ खाना कपड़ा नहीं मांगता था, वो संस्कार मांगता था, वो ध्यान मांगता था, वो माँ की निकटता मांगता था, और मैंने वो सब इसे नहीं दिया था। सुधा ने आरव को पानी पिलाया, उसे गोद में बिठाया, उसके बालों में उंगलियां फेरती रही। आरव उसके सीने से टेक लगाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर सुकून था, ऐसा सुकून जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो बच्चा जो अक्सर जिद करता था, अक्सर गुस्सा करता था, अब खामोश बैठा था, दिल से संतुष्ट लग रहा था। मैंने धीरे से कदम पीछे हटाए। मेरे दिल में हलचल मची हुई थी। मेरी अंतरात्मा ने पहली बार जोर से आवाज़ दी थी। मुझे एहसास हुआ कि सुधा सिर्फ नौकरानी नहीं थी, वो मेरे बच्चे को संस्कार दे रही थी, वो इसे नेक रास्ता सिखा रही थी, वो इसे भगवान से जोड़ रही थी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ काँप रहे थे, आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था।
मुझे याद आ रहा था कि मैंने कितनी बार आरव को अनदेखा किया था, कितनी बार उसके बुलाने पर व्यस्त होने का बहाना बनाया था, कितनी बार मैंने उसे सुधा के हवाले करके आराम किया था। उस दिन पहली बार मैंने दिल से सोचा कि शायद मैंने माँ होने का कर्तव्य नहीं निभाया। मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं था, बल्कि मैं खुद उससे दूर हो गई थी। सुधा ने जो काम प्रेम से किया वो मैं अपनी सहूलियत के चक्कर में छोड़ चुकी थी। बाहर से आरव की हंसी की हल्की आवाज़ आई। वो सुधा के साथ बातें कर रहा था। पूजा के बाद उसका दिल हल्का हो चुका था, वो खुश था। मैंने आंखें बंद की। दिल में एक अजीब सा फैसला बनता महसूस हुआ। मैंने सोचा कि अब मैं सिर्फ पार्टियों और आराम में नहीं रहूँगी, मैं अपने बेटे के करीब आने की कोशिश करूँगी। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि बच्चे को पालना सिर्फ नौकरानी का काम नहीं होता, माँ की मौजूदगी ज़रूरी होती है। और अगर माँ खुद पीछे हट जाए तो कोई उसकी जगह ले लेता है, जैसे सुधा ने ले ली थी। प्रेम से, धैर्य से और नेकी के रास्ते में डालकर। उसी एहसास के साथ मैं बिस्तर पर बैठी रही। मेरा दिल भरा हुआ था, आंखें नम थीं और दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि मेरा बेटा अब सिर्फ मेरा नहीं रहा था। उसकी दुनिया में सुधा भी शामिल हो चुकी थी, जो उसे सिर्फ संभाल नहीं रही थी, बल्कि उसे एक अच्छा इंसान बना रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।